हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं YDSC को। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको YDSC विद वाइट लाइट समझाया था और फ्रिंजेस के बारे में कैलकुलेशन समझाई थी। आज क्या है, देखो मान लो अब आज वाले लेक्चर में क्या पढ़ने वाला है, YDSC विद ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का मतलब क्या है, या YDSC विद मटेरियल या स्लैब, इस टाइप से। मतलब होता क्या है कि जो कोई भी एक हो गया, एक स्लिट होगी, ये स्लिट है, ये स्क्रीन आ गई, ये पूरा अपना YDSC होता है इस टाइप से। ठीक है, तो अब अपन क्या करने वाले हैं, एक सोर्स ये S1 है, एक दूसरा सोर्स S2। ये वाले सोर्स के आगे अपन ने कोई मटेरियल लगा दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ बाहर तो क्या है ना, वैक्यूम है और यहाँ कोई मीडियम है, तो ऐसा बीच में कोई भी एक स्लिट पे लगा दूं या दोनों पे लगा दूं या दोनों में से किसी भी एक पे लगा दे, कोई भी मीडियम लगा दिया। ग्लास स्लैब भी हो सकता है और ग्लास के अलावा और कुछ और भी हो सकता है। तो क्या होगा, यहाँ वाली जो लाइट आ रही थी ना, यहाँ वाली लाइट तो एज इट इज चलेगी, कोई भी पॉइंट P की बात करूँ तो यहाँ वाली लाइट। बट ये वाली लाइट क्या होगा, ये वाली लाइट पहले मीडियम में जाएगी तो थोड़ी स्लो हो जाएगी और फिर यहाँ के मिलेगी। तो ये लगाने से क्या, यहाँ जो फ्रिंज पैटर्न बन रहा था अपने पास स्क्रीन पे, उस पर क्या इफेक्ट आएगा, ये आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसको समझने से पहले, ये वाला इस टाइप का कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर लाइट वैक्यूम में चलती है तो क्या होगा और मीडियम में चलेगी तो क्या होगा। बेसिक तो आपको ऑलरेडी पता होंगे, बेसिक तो पता ही होगा कि जो वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है c और मीडियम में होता है कितना, वेलोसिटी v लिख देते हैं, लाइट का स्पीड v, और उस v को लिखा जा सकता है c/μ। ठीक है, तो यहाँ एक टर्म में डिफाइन करूंगा बेटा, ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। तो ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ क्या है, देखो इसको समझ लेते हैं जरा। ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ, ये वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। तो मैं हेडिंग लिखता हूं, क्या है देखो अपना हेडिंग, ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, तो समझाने के लिए ट्राई करता हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों। जो अपन इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइट या इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो अपन ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं पहले तो इक्वेशन लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइट वेव। तो जो लाइट वेव का इक्वेशन लिखते हैं ना अपन, वो कैसे लिखते हैं, E=E0 sin ωt माइनस kx, ये इस टाइप से इक्वेशन लिखते हैं। चाहो तो साथ में इनिशियल फेज भी लगा दो प्लस थीटा में, ये इस टाइप की इक्वेशन लिखते हैं क्या। अब होता क्या है बेटा, अगर मैं बात करता हूं वैक्यूम की, अगर वैक्यूम में बात की जाए, इन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में बात की जाए तो मैं फेज डिफरेंस लिख रहा हूं, वैक्यूम में जो लिख रहा हूं क्या, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, ये आपको पता होगा। ये क्या लिखते हैं अपन, फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स या ω/c डेल्टा एक्स। लाइट का स्पीड c लिखूंगा बेटा, ये k डेल्टा एक्स से बेसिकली देखा जाए ना, तो 2π/λ क्या है, k एंगुलर वेव नंबर जिसको बोलते हैं अपन, 2π/c डेल्टा एक्स। क्लियर है। यही कहानी अगर मैं अब कहाँ लिखता हूँ बेटा, इन मीडियम। अगर कोई भी मीडियम में चले जाते हैं अपन, तो मीडियम में क्या आ जाएगा बेटा, यही फाई जो होगा यहाँ पे ω/v आ जाएगा क्या, ω/v डेल्टा एक्स। लैम्डा बदल जाता है, ये लैम्डा डैश लिखूंगा, मीडियम में जाने पे लैम्डा बदल जाता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, लाइट की स्पीड बदल जाती है। तो अब ये जो v है बेटा, इस ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, c/μ, और यहाँ म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया मीडियम का, म्यू क्या है अपने पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो ये डेल्टा एक्स एज इट इज है। तो यहां से देखा जाए तो बेटा फाई क्या आ गया, देखो ω/c, इसको लिख दिया म्यू इंटू डेल्टा एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। मीन्स कुल मिला के ये वाला जो फाई है ना, इसको फाई डैश बोल देते हैं अपन, मान लेते हैं फाई डैश। फाई तो वैक्यूम में था और फाई डैश कहाँ आ गया अपने पास, मीडियम में डालने पे फाई में कुछ जो चेंज आएगा किसमें,
जो लाइट का स्पीड है वो बदल जाता है क्या? लाइट का स्पीड बदलने के कारण क्या होगा बेटा, अपन ने फाई जो है ना उसको कुछ अलग मान लिया अपन ने, फाई डैश। अब यहाँ जो फेज डिफरेंस है, देखो ये जो फाई डैश है बेटा, यहाँ पे ओमेगा एजीटी जा रहा है, सी एजीटी जा रहा है, बस यहाँ क्या आता था, यहाँ डेल्टा एक्स आता था, यहाँ म्यू डेल्टा एक्स आ रहा है। ठीक है, मीडियम में डालने पे क्या इफेक्ट आया, म्यू डेल्टा एक्स, जो डेल्टा एक्स वहाँ आ रहा था उसकी जगह क्या आ गया, म्यू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, देखो ये जो डेल्टा एक्स था, डेल्टा एक्स जो मीडियम में चला, डेल्टा एक्स जो मीडियम में चलेगा, मान लो ये मीडियम है कोई, ये मीडियम है, ये मीडियम आ गया अपने पास। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मीडियम का लेंथ है अपने पास कितना, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ, कितना फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये जो मीडियम में डेल्टा एक्स चलने पे जो फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ कितना, ओमेगा अपॉन सी म्यू डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ से लाइट एंटर करी होगी, तो ये लाइट एंटर कर गई और ये इतना फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इसको अगर मैं वैक्यूम मान लूँ, इसको मैं क्या मान लूँ, वैक्यूम, इसको क्या मान लिया जाए अपना, ये पूरा वैक्यूम मान लिया जाए, ये क्या है अपने पास, वैक्यूम। तो अगर मैं वैक्यूम का लेंथ म्यू इंटू डेल्टा एक्स कर देता हूँ, वैक्यूम का लेंथ कितना कर दूँ, म्यू इंटू डेल्टा एक्स, म्यू जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ से जो लाइट जो चलेगी उसके लिए जो मैं फेज डिफरेंस लिखूँ फाई, तो वो क्या लिख दूंगा, ओमेगा अपॉन सी इंटू म्यू डेल्टा एक्स। मतलब हो क्या रहा है हकीकत में, ये समझिए ना, ये समझना होगा आपको कि जो लाइट चलती है, लाइट मीडियम में कितना चले, डेल्टा एक्स, तो लाइट का मीडियम में डेल्टा एक्स चलने पे जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा ना, वही सेम पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा वैक्यूम में कितना चलने पे, म्यू डेल्टा एक्स चलने पे। तो अपन क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन में अपने को कोई मीडियम दे दिया जाएगा ना, तो मीडियम को हटाएंगे, पहले क्या करेंगे, इस मीडियम को हटा दिया, मीडियम वाली लेंथ को हटा दिया, और मीडियम वाली लेंथ की जगह क्या, कौन सी लेंथ डाल दी, वैक्यूम की, म्यू इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, कुल मिला के मैं बता रहा हूं कि अगर कोई भी लाइट मीडियम में चलती है डेल्टा एक्स, तो उसका पाथ डिफरेंस जो भी क्रिएट होगा, वही सेम पाथ डिफरेंस वैक्यूम में म्यू टाइम्स चलना होगा, म्यू टाइम्स लेंथ, म्यू डेल्टा एक्स चलना होगा। म्यू डेल्टा एक्स चलेगी ना वैक्यूम में, म्यू डेल्टा एक्स चलेगी, तो वही सेम पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। देखो जरा, ठीक है, वैक्यूम में कितना चली, म्यू डेल्टा एक्स, तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, ओमेगा अपॉन सी म्यू डेल्टा एक्स। मीडियम में चली डेल्टा एक्स, तो वही आ रहा है क्या, फाई डैश। फाई और फाई डैश बराबर है क्या, मींस अपन ने क्या किया, उस मीडियम को रिप्लेस कर दिया किससे, इक्विवेलेंट वैक्यूम से। ठीक है, तो ये जो डेल्टा एक्स आता है बच्चे, ये हकीकत में तो वेव कितना चली, डेल्टा एक्स, बट अपन उसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं, इसको हटा के इसकी जगह इक्विवेलेंट वैक्यूम लगा दिया, कितना, इक्विवेलेंट वैक्यूम लगा दिया अपन ने म्यू डेल्टा एक्स का। तो ये जो डेल्टा एक्स है इसको बोला जाता है ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ। हकीकत में ज्योमेट्रिकली तो डेल्टा एक्स चली है, बट ऑप्टिकल पाथ जो होगा ये म्यू डेल्टा एक्स, मींस वैक्यूम में, इक्विवेलेंट वैक्यूम में कन्वर्ट कर दिया, कितना डिस्टेंस चला के, म्यू डेल्टा एक्स चला गया। तो यहां तक की कहानी लिखो, फिर आगे लिखता हूं, समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं क्या है। देखो यहां तक की कहानी लिख लो, पहले यहां तक की कहानी लिख लिया। तो यहां से आपको एक टर्म क्लियर हो गई होगी, वीडियो पॉज करके लिख लेना आप लोग। यहां से अपने को क्या क्लियर हो गया कि अगर जो कोई भी लाइट डेल्टा एक्स वैक्यूम में, डेल्टा एक्स चलती है मीडियम में, और डेल्टा एक्स मीडियम में चलने के कारण जो भी फेज डिफरेंस आएगा, वही सेम फेज डिफरेंस मीडियम, अगर मुझे वैक्यूम में लाना हो तो मैं क्या करूंगा, उस लाइट को चला दूं कितना, डेल्टा एक्स की बजाय म्यू डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चे, तो लिख लेते हैं जरा इसको, दो क्या है, यहां से लिख रहा हूं, इट इज क्लियर दैट a wave traveling it is clear that wave traveling at distance delta x in a medium of refractive index, in a medium of refractive index mu suffers
the same phase difference, the same phase change, same phase change as when it travels, when it travels a distance mu delta x in vacuum। ठीक है, और यही जो म्यू डेल्टा एक्स है इसको क्या बोल देते हैं, यही जो म्यू डेल्टा एक्स है इसको क्या बोल देते हैं अपन, ऑप्टिकल पाथ। एंड साथ में जो डेल्टा एक्स है उसको क्या बोल देते हैं अपन, ज्योमेट्रिकल पाथ। क्लियर है? तो कहानी लिख लो जरा यहां तक की। अगर मैं लेमडा मीडियम का निकालना चाहूँ, मीडियम में जो भी लेमडा होगा वो लेमडा एयर अपॉन मी हो जाएगा। ठीक है, कहानी लिख लो जरा यहाँ तक की कहानी। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेल्टा एक्स चलेगा किस में है, मीडियम में, उतना ही फेज डिफरेंस क्रिएट होगा जितना वैक्यूम में म्यू डेल्टा एक्स से होता है। ठीक है ना? तो अब अपन क्या करेंगे, मीडियम को हटाएंगे, मीडियम को हटाया और मीडियम की जगह वैक्यूम लगाया। ठीक है, मीडियम को हटाया और मीडियम की जगह वैक्यूम लगाया, ऐसा कुछ कर देंगे अपन। ठीक है, तो यहां तक की कहानी लिखो, यहां तक की कहानी लिखो। अब इसको YDSC में अपन इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, YDSC में इंप्लीमेंट कर देता हूं इसको, देखो जरा। इसको गायब करते हैं पहले, गायब, वापस YDSC। देखोगे, तो हेडिंग लिख रहा हूं YDSC विद ग्लास स्लैब, YDSC विद ग्लास स्लैब। मैं यहाँ ग्लास लिख रहा हूं पर कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं ग्लास ही हो, और भी मीडियम हो सकते हैं बेटा। तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना होगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है, ये फिर डायग्राम आ गया। मैं आपको बोला था ये डायग्राम इस चैप्टर में 20 बार बनेगा, 20 से ज़्यादा तो बना ही दिया होगा मैंने। ये सोर्स S1 आ गया, ये सोर्स S2 आ गया। इस वाले पाथ को अपन, इस पॉइंट को अपन O नाम दे देते हैं, जहाँ पे अपना सेंट्रल मैक्सिमा बनता था। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे मैंने एक ग्लास स्लैब मान ली, ये वाला मीडियम है ना, यहाँ एक ग्लास स्लैब आ गई है, और जिसका ग्लास स्लैब मतलब कोई ना कोई मीडियम आ गया बीच में। ठीक है, अब क्या होगा, जो अपन सारी कहानियां कर रहे थे, अब यहाँ से जो लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट गई और यहाँ से भी लाइट गई, ये P पॉइंट पे, और P पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से अपना Y ऊपर होता है क्या, और जो P पॉइंट को अपन सेंटर वाले पॉइंट से मिला लेते हैं, और सेंटर वाला जो पॉइंट होता है ये एंगल थीटा बनता है क्या, ये वाला एंगल अपना थीटा बनता है, ये एंगल थीटा बनता है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आप लोगों को पता होगी YDSC। अब जो मैं पार्ट डिफरेंस लिखूंगा, जो पार्ट डिफरेंस लिखते हैं अपन, P पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस होगा दोनों सोर्स से जो लाइट आ रही है, तो मैं लिखता हूं पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P, इसको अपन ने डेल्टा एक्स मान लिया। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, ध्यान से सुनना बेटा। डेल्टा एक्स अपन पहले तो क्या लिख देते थे, सिंपल H2P माइनस S1P, ये लिख देते थे पहले तो H2P माइनस S1P। बट अब H2P माइनस S1P नहीं आएगा, ये जो S1P है इसमें से क्या करना होगा, मुझे ये स्लैब हटानी पड़ेगी। अब इस स्लैब की क्या कहानी है, देखो इस स्लैब के बारे में लिख देता हूं मैं। जो एक तो इस स्लैब की दो चीजें दी गई होगी, एक तो T दिया गया होगा, T क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, और एक दिया गया होगा म्यू, म्यू क्या दिया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, स्लैब जो भी ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। ये स्क्रीन को यहाँ से हटाते हैं, स्क्रीन को हटा रहे हैं मतलब लिख ऊपर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन तो एज इट इज अभी, यहाँ ऊपर स्क्रीन लिख दिया मैंने। अब क्या होगा बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझा रहा हूँ। मैंने आपको बोला था अपन क्या करने वाले हैं, अब जब भी मीडियम आ जाएगा तो मीडियम को हटाओ
और मीडियम को वैक्यूम से रिप्लेस कर दो, तो कितना लेंथ, टी गायब हुआ क्या। अब यहाँ पे जो है ना मीडियम का थिकनेस बहुत 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 कम होता है, वेरी, जो क्वेश्चन में दिया होगा ना ये थिकनेस जो है वेरी स्मॉल दिया होता है, तो अपन ये जो, वैसे तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आती है, बट उसको अपन ऑलमोस्ट क्या मान लेंगे, टी। ये जो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब दिया होगा ना वो बहुत छोटा दिया होता है बेटा, ठीक है, बहुत छोटा दिया होगा तो अपन क्या मान लेंगे, पूरा पूरा एज इट इज वो थिकनेस जो होगी ना वो टी एज इट इज मान ली, वो ये वाली लेंथ भी ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले मीडियम हटाया और मीडियम की जगह इक्विवेलेंट वैक्यूम लगा दिया म्यू टी। आपको बताया था ना ज्योमेट्रिकल पाथ कितना हो गया टी, ऑप्टिकल पाथ कितना हो गया म्यू टी, तो ये म्यू टी आ गया। अब यहां से कहानी एज इट इज है, तो डेल्टा एक्स क्या लिख सकता हूं मैं, H2P माइनस S1P माइनस ये माइनस एज इट इज रहने देता हूं मैं, है ना, और यहां से टी कॉमन ले लेता हूं, तो म्यू माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत। मैंने क्या किया, H2P माइनस S1P, ये माइनस यहाँ एज इट इज रहा, तो यहाँ से टी बाहर आ गया ना, तो म्यू माइनस 1, ये म्यू बचेगा और ये माइनस, ये पार्ट डिफरेंस आ गया अपने पास, ठीक है। अब आपको सारी कहानी तो पता ही है, अप्रोक्सीमेशन 1 क्या लिखते हैं अपन, अप्रोक्सीमेशन 1 कैपिटल डी ग्रेटर देन स्मॉल डी, तो यहाँ पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा, डी साइन थीटा माइनस टी म्यू माइनस 1, ये अप्रोक्सीमेशन 1 आ गया। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन 2 भी लगा लेता हूँ, अप्रोक्सीमेशन 2 भी लगा लिया जाए, मीन्स डी ग्रेटर देन डी तो है ही सही, साथ में एक और कंडीशन आ गई, डी ग्रेटर देन वाई भी आ गया, तो यहाँ इसी सिचुएशन में पार्ट डिफरेंस क्या लिख दूंगा, डी साइन थीटा को, ये डी साइन थीटा को क्या लिख दिया जाएगा, वाई अपॉन कैपिटल डी माइनस टी म्यू माइनस 1। अब मुझे निकालना हो सेंट्रल मैक्सिमा, ध्यान रखना सेंट्रल मैक्सिमा, तो मुझे निकालना है क्या, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। अब एक चीज बड़ी ध्यान से यहाँ पे सुन लेना, यहाँ पॉइंट ओ पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनने वाला है, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा या तो ऊपर या नीचे, ठीक है, किधर शिफ्ट होगा अब यहाँ से चेक कर लेते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए अपन क्या करें, पाथ डिफरेंस को 0 करा दें। आपको पता है सेंट्रल मैक्सिमा पे पाथ डिफरेंस 0 होता है, तो पाथ डिफरेंस 0 कराया मैंने यहाँ से, तो पाथ डिफरेंस 0 कराने पे क्या आ रहा है, डी वाई अपॉन कैपिटल डी माइनस टी म्यू माइनस 1, ये आया क्या। तो यहां से पार्ट डिफरेंस 0 कराया ना अपन ने, तो यहां से y का वैल्यू क्या निकल के आ गया मेरे पास, थोड़ा एक काम करते हैं ना, पार्ट डिफरेंस 0 छोटा छोटा लिखता हूं थोड़ा, 0 बराबर डी वाई अपॉन कैपिटल डी माइनस टी म्यू माइनस 1, तो यहां से y निकल के आया बेटा कितना, ये राइट एक का यह टर्म इधर आ जाएगी राइट में, तो पॉजिटिव बन जाएगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो y जो निकल के आएगा मेरे पास टी म्यू माइनस 1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये ऐसा y निकल के आया, ठीक है। रटना कुछ भी नहीं है, जो भी रटोगे सब भूल जाओगे, ध्यान रखना, जो भी रटोगे ना सब भूल जाओगे, ठीक है। जरूरी थोड़ी ऊपर वाले में ही स्लैब लगाए, नीचे वाले में स्लैब लगा सकता, हो सकता है दोनों में स्लैब लगा दे, दोनों में स्लैब लगाएगा तो क्या करेगा, फिर यहाँ H2P में भी लिखना पड़ेगा, H2P माइनस टी प्लस म्यू टी, ठीक है। तो जो भी है इसलिए रटना कुछ भी नहीं है, क्लियर है, नोट कर लो यहाँ तक की कहानी। यहाँ तक की कहानी नोट करो, फिर आगे समझाता हूँ क्वेश्चन में कैसे सोल्व करना होगा आपको। यहाँ तक की कहानी लिखो बेटा। अब देखो यहाँ से म्यू का वैल्यू, आप सबको पता है म्यू का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, मीन्स y पॉजिटिव आएगा, और y पॉजिटिव आ रहा है ना मतलब ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है, y पॉजिटिव आया मतलब ऊपर शिफ्ट होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सिंगल स्लैब लगाई है ना तो शिफ्ट उधर ही होगा जिधर स्लैब डाली गई है, ठीक है, जिधर स्लैब डालेंगे उधर ही शिफ्ट होगा, क्योंकि वहाँ जहाँ जिधर स्लैब डालेंगे ना वहाँ पाथ, ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये जो है ना यहाँ डेल्टा एक्स 0 आता अगर ये पाथ नहीं होता तो। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर ऊपर स्लैब डालिए तो ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे स्लैब डालिए तो नीचे शिफ्ट होगा, ठीक है, पहले डायरेक्ट याद रखो। लॉजिक भी बता दूंगा पर उसमें आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा लॉजिक में, इसलिए आप डायरेक्ट याद रखो, जिधर स्लैब लगाई है उधर शिफ्ट होगा। अगर दोनों जगह स्लैब लगा दी तो आप क्या मान लोगे, ऊपर शिफ्ट मान लोगे एज इट इज, ऊपर शिफ्ट मान के S2P माइनस S1P लिखना है, ठीक है। हमेशा जो डिफरेंस लिखना है ना आपको S2P माइनस S1P ही लिखना, शिफ्ट आपने ऊपर मान लिया
और फिर क्या करोगे, पार्ट डिफरेंस को 0 करा दोगे। अगर y पॉजिटिव आ गया तो ऊपर शिफ्ट करेगा, y नेगेटिव आ गया तो नीचे शिफ्ट करेगा। क्लियर है क्या बता रहा हूं? अगर सिंगल स्लैब है, ऊपर स्लैब है तो ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे स्लैब है तो नीचे शिफ्ट होगा। ध्यान देना है बेटा, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। अगर ऊपर वाले में स्लैब है तो फ्रिंज पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे स्लैब है तो फ्रिंज पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा निकाला है मैंने, यहां हकीकत में ओ पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा बनना चाहिए था, बट अब ओ पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा, इससे थोड़ा ऊपर बनेगा। यहाँ कहीं कौन से पॉइंट पे बनेगा वो भी निकाल लिया मैंने। y इक्वल टू टी, थिकनेस रखो म्यू माइनस 1, कैपिटल डी स्मॉल डी करो, y का वैल्यू आ जाएगा कि कौन से पॉइंट पे ये शिफ्ट हो रहा है मैक्सिमा, जो सेंट्रल मैक्सिमा कौन से पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है हमेशा ऊपर शिफ्ट हो। ऊपर वाली में स्लैब डाला ऊपर शिफ्ट हुआ, नीचे वाली में स्लैब डाला नीचे शिफ्ट हुआ। अगर दोनों में स्लैब लगा दिया जाए तो आपको कैलकुलेशन कर लेनी है एज इट इज डेल्टा एक्स h2p माइनस s1p। तो उसमें क्या करूंगा, h2p माइनस टी प्लस म्यू टी माइनस s1p माइनस टी प्लस म्यू टी करके सोल्व करूंगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो ऊपर शिफ्ट होगा, नेगेटिव आएगा तो नीचे शिफ्ट होगा। पर ध्यान ये रखना है कि पार्ट डिफरेंस में h2p माइनस s1p ही लिखना है। क्लियर है, नोट कर लो जरा यहाँ तक ये कहानी। अभी मैं लॉजिकली भी समझा दूंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, जिधर स्लैब डाला उधर ही क्यों शिफ्ट हो रहा है, बट वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा अभी याद रखो जिधर स्लैब डाला उधर शिफ्ट। चलो रटना कुछ नहीं है, जितना रटोगे उतना फंस जाओगे, रटने से अच्छा है छोड़ दो। अगर आपको लगता है सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, रटना पड़ रहा है सारी कहानी, तो स्किप कर दो। ठीक है, बोर्ड में तो वैसे दिया नहीं है एनसीईआरटी में, शायद न्यूमेरिकल वगैरह मिल सकता है एनसीईआरटी में से। तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आया बेटा, जो शिफ्ट हुआ y, मैंने कहीं भी बॉक्स नहीं बनाया अभी तक, तो जो y अपने पास निकल के आया है t म्यू माइनस 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यही आया क्या? देखो जरा, अगर मैं इसका फ्रिंज की टर्म में लिखूं, बीटा की टर्म में आंसर लिखूं, अगर इसी को मैं बीटा की टर्म में लिखूं तो बीटा की टर्म में क्या आ जाएगा बेटा? अगर बीटा की टर्म में निकाला जाए तो आपको पता है बीटा क्या होता है, बीटा होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d की जगह क्या आ जाएगा बेटा? t म्यू माइनस 1, ये आगे बीटा अपॉन लैम्डा, ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको किसी को भी। ठीक है, अब यहाँ से यह है कि फ्रिंज पैटर्न कितना शिफ्ट हुआ होगा। अगर फ्रिंज पैटर्न ऊपर वाले में स्लैब डाला है तो ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे वाले में स्लैब डाला है तो नीचे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो जैसे भी मैंने ऊपर में स्लैब डाला था क्या, मैं भी यहाँ आगे लिख भी दूंगा। ये डायग्राम वापस से बना रहा हूँ बेटा। ये जो ओ पॉइंट है ना, अब यहाँ ओ पॉइंट को सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बोलेंगे, ओ पॉइंट को सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बोलेंगे, इसको अपन नाम देते हैं सेंट्रल पॉइंट। ओ को क्या नाम दे रहा हूँ? सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट है ये, सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ कहीं शिफ्ट हो गया होगा ऊपर, मान लो यहाँ चला गया, यहाँ डेल्टा एक्स 0 आ रहा है, तो यहाँ क्या बन गया अपने पास? सेंट्रल मैक्सिमा। ये लाइट आई यहाँ से और यहाँ से, ये है अपना सेंट्रल मैक्सिमा। और सेंट्रल मैक्सिमा पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा बेटा? डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? 0। यहाँ डेल्टा एक्स 0 नहीं होने वाला। ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? y इक्वल टू टी म्यू माइनस 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, यहाँ से लिखा है। क्लियर है? यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा मिनिमम बनेगा, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी बनाया जैसे। ठीक है, ऊपर शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे स्लैब लगा दी गई अपन ने, यहाँ पे स्लैब लगाई, ऊपर में स्लैब लगाऊंगा ऊपर में शिफ्ट होगा, नीचे में स्लैब लगाऊंगा नीचे में शिफ्ट होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं याद रखना, सारे न्यूमेरिकल में आपको क्या करना होगा बेटा? वापस से पूरी कहानी सोचनी। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ कि ऊपर स्लैब लगाओगे ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे स्लैब लगाओगे नीचे शिफ्ट होगा। तो क्या है देखो, इफ द ग्लास स्लैब is placed before the upper slit, if the glass slab is placed before the upper slit, the fringe pattern get shifted upward, and if the glass slab is placed before the lower
बिफोर द लोअर स्लिट द फ्रिंज पैटर्न गेट शिफ्ट डाउनवर्ड। ठीक है, क्लियर है। तो अब अगर किसी के दिमाग में आ जाए सर दोनों जगह डाल दिया जाए, तो दोनों जगह लगा दिया जाए तो क्या करोगे आप? H2P माइनस S1P लगा के पूरा लिख लेना, माइनस टी प्लस म्यू टी लगाना, पॉजिटिव आएगा तो ऊपर शिफ्ट हुआ, नेगेटिव आया तो नीचे शिफ्ट। ठीक है, अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ से लेफ्ट डालने पे ऊपर शिफ्ट क्यों हो रहा है? देखो ऊपर शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कहीं ऐसा पॉइंट आएगा ना, देखो यहाँ ये तो ज्यादा चल के आई, ये कम चल के आई है, बट ये मीडियम की जगह अपन ने इक्वलेंट वैक्यूम लगाया है ना, तो इक्वलेंट वैक्यूम लगाने से प्लस म्यू टी हुआ ना, माइनस टी कम तो कम हुआ, जो कम हुआ ना जो इसका लेंथ हुआ S1 से P तक में, लेंथ सब्ट्रैक्ट तो T हुआ पर इंक्रीज ज्यादा हुआ ना म्यू टी, इसलिए इसके बराबर हो गया होगा। इसलिए यहाँ पे नेट पाथ डिफरेंस क्या आ गया, इस P पॉइंट पे नेट पाथ डिफरेंस क्या आ गया स्क्रीन पे 0। ठीक है, यहाँ तक की कहानी लिख लो, फिर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ तक की कहानी कर लो बच्चे, यहाँ तक की कहानी लिख लो, फिर न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ एक। चलो लिख लिया, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्या है, यहाँ तक की कहानी अगर आप लोगों ने लिख ली है तो क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिखते हैं, देखो क्या है, यह स्क्रीन आ गई है, ये सोर्स S1 S2 आ गया, S1 S2, कैपिटल D बरोबर 1 मीटर आ गया, स्मॉल d 1 मिलीमीटर मान लेना है एज यूजुअल हमेशा की तरह। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एक स्लिट लगा दी, यहाँ एक स्लिट लगा दी, ऊपर वाले पे लगाई है। ठीक है, और जो स्लिट लगाई है ना वो है अपने पास कितना, इसका जो थिकनेस दिया है स्लिट का थिकनेस दिया है अपने को कितना, 1 माइक्रोमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द शिफ्ट इन द फ्रिंज पैटर्न, फाइंड द शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न। ठीक है, फ्रिंज पैटर्न में कितना शिफ्ट हुआ होगा, क्लियर है पहला क्वेश्चन। चलो एक ही करो भी, फिर आगे अगर जरूरत पड़ी तो करवाऊंगा। सॉल्व करो जरा, और कोई डेटा देना हो तो देख लेता हूँ जरा, लेमडा देना होगा शायद, डी लेमडा की जरूरत नहीं है इसमें भी तो लेमडा की जरूरत नहीं है, आगे होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो क्या किया होगा आप लोगों ने, जो पार्ट डिफरेंस है H2P माइनस S1P माइनस T प्लस म्यू टी, बहुत सारे बच्चों ने तो डायरेक्ट लिख लिया, गलत बात है, पूरा लिखो, मैंने बोला था आपको पूरा लिखना होगा, ये ऐसा। ठीक है, तो मैं सब कुछ अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगा लोगों के लिख रहा हूँ क्या, जो शिफ्ट निकालूंगा ना, शिफ्ट थोड़ा सा बहुत ही शिफ्ट हुआ होगा, तो डेल्टा एक्स को यहाँ डी साइन थीटा को वाई अपॉन कैपिटल डी माइनस टी म्यू माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, तो डेल्टा एक्स 0 कराया, तो यहाँ से वाई निकल के आया मेरे पास क्या, टी म्यू माइनस 1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो वाई टी का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10 पावर माइनस 6, 2 माइनस 1 इंटू 1 10 पावर माइनस 3। तो ये जो वाई का वैल्यू निकल के आया ना यहाँ से, ये आया कितना बेटा, 10 पावर माइनस 3 मीटर, मीन्स 1 मिलीमीटर आ गया है। ठीक है, कितना आ गया वाई, 1 मिलीमीटर से अपना फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो गया होगा किधर, ऊपर की डायरेक्शन में। क्लियर है, तो यहाँ तक की कहानी लिख लो जरा।
ठीक है, यहाँ तक की कहानी लिखो। और इसमें मैं क्वेश्चन और बढ़ा दूँ क्या? एक सेकंड में थोड़ी सी यहाँ तक लिखो आप लोग, मैं कैलकुलेशन करता हूँ और फिर आपको समझाऊंगा क्या बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? जो अगला क्वेश्चन ये लिख लो, इन अबव क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन लैम्डा जो दिया है आपको 2000 एंगस्ट्रॉम दिया है, और क्या पूछा है? फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमास बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा होंगे, ये भी आपसे पूछा गया। ठीक है, तो ट्राई करो जल्दी से। ट्राई करो बेटा जल्दी। सेकंड क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन लैम्डा दिया आपको कितना? 2000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमास बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल पॉइंट तो आप समझ ही गए होंगे, ये वाला पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल मैक्सिमा कहीं ऊपर शिफ्ट हो गया होगा। ठीक है, चलो तो शुरुआत करें क्या सेकंड क्वेश्चन की। ये मैं मिटा देता हूँ इसको, इसी को डायग्राम को यूज में ले लेते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये सोल्व कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, ये वाला जो सॉल्यूशन था ये पिछले क्वेश्चन का था। अब अपने पास नया क्वेश्चन आ गया है, नया क्वेश्चन वो रहा और इसका सॉल्यूशन इसी में कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को जो बेटा यहाँ से निकल के आया ना, क्या यहाँ से जो सेंट्रल पैटर्न शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 आया होगा, तो यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम बन गया। डायग्राम अलग बनाना है बेटा आपको। यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम बन गया, क्या यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम बन गया, और ये जो डिस्टेंस निकल के आई है मेरे पास, ये आई है 1 मिलीमीटर, जो कि पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट कर ली मैंने 1 मिलीमीटर। और ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ओ बोल रहा हूँ, ये पॉइंट को बोल रहे हैं अपन सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, और इसको ओ डैश बोल दिया, ओ डैश बोले तो सेंट्रल मैक्सिमम। अब मैं पहले सेंट्रल पॉइंट पे निकालता हूँ, तो यहाँ सेंट्रल पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करता हूँ। फॉर सेंट्रल पॉइंट, दोस्तों सेंट्रल पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना हो रहा होगा ये चेक करते हैं। पार्ट डिफरेंस एट सेंट्रल पॉइंट, पाथ डिफरेंस एट सेंट्रल पॉइंट। तो सेंट्रल पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस आएगा बेटा वो कितना आएगा, देखो। तो डेल्टा एक्स जो लिखूंगा ना, वो लिखूंगा मैं अगेन S2P माइनस S1P माइनस T प्लस म्यू T, ऐसा सब कुछ लिखूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पार्ट डिफरेंस निकल के आया मेरे पास S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो जो सेंट्रल वाला पॉइंट होगा, सेंट्रल वाले पॉइंट पे तो ये S1P और S2P तो बराबर होंगे, तो सेंट्रल वाले पॉइंट पे तो ये वाली टर्म तो 0 आ जाएगी। डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 माइनस म्यू की जगह 2 लिखा -1, और ये लिखा अपन ने 1 माइक्रोमीटर मतलब 10 पावर -6। ठीक है, 10 पावर -6 आ गया क्या, ये माइनस ये जो आ गया अपने पास डेल्टा एक्स इक्वल टू यहाँ आ गया -2 इंटू 10 पावर -6 आ गया, डायरेक्ट 10 पावर -6 आएगा। अब अगर इसको मैं ऐसा लिखना चाहूँ, ये लैम्डा की टर्म में देखता हूँ तो कितना लैम्डा बन रहा है, देखो ये लैम्डा की टर्म में ध्यान से देखना आप कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बेटा, माइनस 10 पावर -10 एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट किया पहले तो, और 10 पावर 4 ऐसा लिख लें तो चलेगा क्या? ठीक है, तो ये जो 10 पावर 4 आया है, यहां से डेल्टा एक्स कितना आ गया बेटा मेरे पास, माइनस ऑफ ये 10 पावर 4 को 10,000 और ये एंगस्ट्रॉन लिख दिया। तो ये लैम्डा में कितना बना बेटा, 2000 है क्या, 2000 है, तो ये 10,000 एंगस्ट्रॉन है, मतलब 5 लैम्डा बन गया क्या। मतलब यहाँ कुल मिला के अगर इस पॉइंट पे देखा जाए डेल्टा एक्स, तो इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स मेरे पास कितना निकल के आया बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ डेल्टा एक्स निकल के आया मेरे पास 5 लैम्डा। जरूरी नहीं हमेशा 5 लैम्डा ही आ जाए, 5.1 लैम्डा, 5.2, 5.3 ऐसा कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। अब अपना क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बोलो जरा। यहाँ सेंटर यहाँ माइनस आया, सॉरी माइनस से नीचे आ रहा है ना,
ये माइनस भी आ रहा है आपका। अरे आपको पता है जो सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे वाले पॉइंट आते थे उनमें माइनस लेमडा, माइनस 2 लेमडा, माइनस 3 लेमडा, तो माइनस 5 लेमडा आ गया। तो अपना आंसर क्या होगा, देखो इन दोनों के बीच में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा अपना कितना बेटा, इन दोनों के बीच में कितने मैक्सिमा आ रहे होंगे, ये एक कहीं लेमडा रहेगा, कहीं 2 लेमडा रहेगा, कहीं 3 लेमडा, कहीं 4 लेमडा, तो आंसर हो गया अपना 4। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। ठीक है, ये जो 4 मैंने आंसर लिखा है इसमें सेंट्रल मैक्सिमा भी काउंट नहीं है और सेंट्रल पॉइंट वाला भी काउंट नहीं है। ठीक है ना, तो यहां लिख देता हूं एक्सक्लूडिंग सेंट्रल मैक्सिमा एंड मैक्सिमा एट सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट पे जो मैक्सिमा बना और सेंट्रल मैक्सिमा है उन दोनों को एक्सक्लूड किया। अगर उन दोनों को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा ना कंपटीशन में तो स्पेसिफाई होगा सब कुछ। ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो आंसर 4 ही लिखना, 6 नहीं लिखना। ठीक है, तो कहानी लिख लो जल्दी से यहाँ तक की। अब जरूरी नहीं हमेशा 5 लेमडा ही हो सकता है 4.8 लेमडा भी हो जाए, ये वाली टर्म 4.8 लेमडा भी हो सकती है। ठीक है, तो कहानी नोट कर लो जल्दी से। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर देखा जाए तो बेटा 5 बीटा भी हो गया क्या, फ्रिंज विड्थ तो देखोगे ना तो 5 बीटा हो गया क्या, यहाँ से आप बीटा का वैल्यू निकालना, 5 से मल्टीप्लाई करना, बीटा आएगा इसका 0.2 मिलीमीटर, मैंने कैलकुलेट करा था तभी तो क्वेश्चन डिजाइन किया है। ठीक है, कहानी लिख लो जल्दी से यहाँ तक की, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग आता है अपने पास, इसको गायब कर दिया। अब यहाँ YDSC से रिलेटेड जितने डायग्राम बनाने थे मैं डायग्राम बना चुका। अब अगला आता है अपना नेक्स्ट पैटर्न। YDSC में तो क्या करते थे बेटा अपन, जो लाइट है ना, लाइट को 2 स्लिट से डिवाइड किया YDSC में तो अपन ने। अब YDSC अपना खत्म हो चुका है, बट अपन एक टर्म और पढ़ रहे हैं लाइट की केस में, एक और टर्म बनती है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है उसको समझाता हूँ, और ये समझते हैं कि उसमें जो सोर्स होता है वो किस टाइप से 2 सोर्स बनाते हैं अपन। थिन फिल्म इंटरफेरेंस जो है उसमें जो है लाइट सोर्स कैसे बनाएंगे, तो हेडिंग लिख लेता हूं मैं क्या, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस में क्या होगा देखो, ये समझते हैं, ध्यान से समझना है बच्चे। ठीक है, थिन फिल्म, थिन बोले तो पतला, फिल्म बोले तो फिल्म देखी होगी, और लेयर और इंटरफेरेंस करा रहे हैं। देखो सुनना ध्यान से, YDSC में तो अपन, अब YDSC खत्म हो गया, YDSC की सारी कहानी खत्म। YDSC में अपन ने क्या किया बेटा, YDSC में एक सोर्स लिया, उसी से 2 सोर्स बना दिए, S1 S2 स्लिट बना के, और फिर इंटरफेरेंस कराया। क्यों, ताकि फ्रीक्वेंसी सेम रहे। अब यहां भी ऐसा ही कुछ होगा, और क्या कुछ करने वाला हूं देखो ध्यान से। यहां पे क्या होगा, एक फिल्म दी गई होगी, जैसे फिल्म आ गई, एक कोई भी लेयर है, फिल्म बोले तो एक लेयर है, ये एक लेयर आ गई। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ये एक पतली सी लेयर होती है, जिसको मैं थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ, मोटा करके बता रहा हूँ। हकीकत में इतनी बड़ी लेयर नहीं होती, मुझे और मोटा करना पड़ेगा ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कुछ। ठीक है, वरना मैं यहाँ पे कुछ बनाऊंगा आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए नाम थिन फिल्म है तो होगी भी थिन ही है, बट मैंने यहाँ बड़ी करके बता दी है आपको। ठीक है, अगेन ये फिल्म का थिकनेस है T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ठीक है, अभी लिख देंगे आगे। अब यहां से क्या कर रहा हूं मैं, लाइट आ गई बेटा। अब आपको ये समझ आना चाहिए, यहां से अगर कोई लाइट आ रही है, यहां से कोई इंसिडेंट लाइट आई, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट भी होगी और साथ के साथ साइमल्टेनियसली नीचे भी जाएगी, ट्रांसमिट भी होगी ऐसे। ठीक है, ट्रांसमिट भी होगी। मैं मान लेता हूं ऊपर इधर एयर है और इधर भी एयर है। ठीक है, दोनों साइड मैंने एयर मान ली। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कुछ न कुछ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n मान लिया, n इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या म्यू मान लिया। ठीक है, म्यू या n किसी से भी डिनोट किया जा सकता है। अब अगेन यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे भी लाइट एक तो ऊपर जाएगी इधर और एक इधर बाहर चली जाएगी, फिर वापस लाइट यहाँ आ गई। लाइट यहाँ आने के बाद क्या होगा, वापस इधर बाहर जाएगी और बाहर जाने के बाद फिल्म को बड़ा करना पड़ेगा, अभी इतना हो जाए जो भी काफी है। इधर आएगी लाइट, फिर यहां से लाइट ऊपर जाएगी और यहां से लाइट इधर जाएगी।
तो ये वाली जो लाइट है ना, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट। ये रिफ्लेक्ट हो गई है, इधर से एक सोर्स तो ये बन गया, एक सोर्स ये बन गया। अब यहाँ अपन ने स्क्रीन लगा दी, यहाँ स्क्रीन लगा ली और उस पर इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे। यहाँ स्क्रीन लगा ली और यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे, ठीक है। तो ये वाली लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड और ये वाली लाइट को बोलते हैं ट्रांसमिटेड। तो ट्रांसमिटेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों का मैं इंटरफेरेंस यहाँ पे थिन फिल्म में करा के बताऊंगा आपको, यहाँ स्क्रीन पे क्या होने वाला है और यहाँ स्क्रीन पे क्या होने वाला है, ठीक है। ये अपन समझेंगे अब। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? तो ये तो आपको सबको समझ आ गया होगा। अब होगा क्या, वही सारी मैक्सिमा मिनिमा। बट यहां क्या होता है बेटा, जब भी रिफ्लेक्शन होगा, आप याद करो वेव थ्योरी 11th, जब भी रिफ्लेक्शन होता था, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है डेंसर मीडियम से, रस्सी वाले केस में रिफ्लेक्शन हो रहा है किससे, डेंसर मीडियम से, तो पाई का फेज डिफरेंस हो जाता है। जो केस रस्सी में था ना, वही केस यहां लाइट में भी होता है, ठीक है। अगर इसका कोई जीरो फेज है तो यहां डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ तो इसका फेज आ गया होगा पाई। ट्रांसमिशन में कोई चेंज नहीं होता, लाइट अगर ट्रांसमिट होती है तो कोई चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्शन में पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। कब होता है वो पाई का फेज डिफरेंस, जब रिफ्लेक्शन हो रहा है किससे बेटा, डेंसर मीडियम से। रेरर मीडियम से होगा तो पाई का फेज डिफरेंस नहीं आता। यहां पे आ जाता हूं, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, यहां रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, रिफ्लेक्शन तो हो रहा है पर रेरर मीडियम से हो रहा है, तो यहां का फेज भी वही होगा। इसका फेज जीरो मान लिया, इसका फेज भी जीरो होगा, इसका फेज भी जीरो होगा। इसका फेज पाई इसलिए लिखा क्योंकि यहां जो रिफ्लेक्शन हुआ वो डेंसर मीडियम से हुआ। अभी मैं लिख भी दूंगा वापस से, अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी तो पाई का फेज डिफरेंस आएगा, रेरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां पे मैंने कोई फेज डिफरेंस नहीं लिखा। ट्रांसमिशन में कोई फेज डिफरेंस नहीं आता तो ये भी जीरो। अगेन इस पॉइंट पर आ जाते हैं। इस पॉइंट पर आने के बाद ये तो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन होने में अब यहां जो रिफ्लेक्शन, ये तो रिफ्लेक्शन हुआ, ये क्या हुआ, ये तो यहां ये लाइट आई, ये तो बाहर गई तो जीरो, बाहर गई ट्रांसमिट हुई ना। अब यहां से रिफ्लेक्ट होकर जब इधर आ रही है तो यहां जो रिफ्लेक्शन हुआ अगेन ये रेरर मीडियम से हुआ, ये डेंसर में थी, रेरर से रिफ्लेक्शन हुआ तो इसका भी जीरो होगा, ठीक है। इसका जीरो, इसका जीरो। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। अब ये जो दो लाइट स्क्रीन पे जा रही है, ये दो लाइट स्क्रीन पे जा रही है, उनके पास इनिशियल फेज ऑलरेडी है पाई, उनके पास इनिशियल फेज ऑलरेडी कितना है, पाई का फेज डिफरेंस इनिशियली है ऑलरेडी, ठीक है ना। पाई का फेज डिफरेंस इनिशियली है, इनिशियल फेज डिफरेंस है ना पाई। आपको पता है ना, यहाँ फाई जो अपन ने लिखा था, फाई जो लिखा था आपको याद है, ऐसा आया था के डेल्टा एक्स या डेल्टा थीटा माइनस के डेल्टा एक्स, जो भी लिखा हो मैंने, डेल्टा थीटा माइनस के डेल्टा एक्स, ऐसा कुछ लिखा था। ये आया था क्या, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज। अब ये इनिशियल फेज आ गया ऑलरेडी। अब मैंने जो मैक्सिमा के लिए कंडीशन बताई थी आपको, मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके लिए मैंने क्या बताया था, ये फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए। तो इसको जीरो करना है तो अगर ये पाई है तो इसको भी पाई करना पड़ेगा ना, ठीक। अगर ये गायब हो गया तो ये जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो गया, ये जीरो है तो ये जीरो हो गया, तो मैक्सिमा बन गया। बट अगर ये पाई है तो इसके मैक्सिमा के लिए मुझे ये भी पाई करना पड़ेगा, मतलब सारी कहानी उल्टी हो जाएगी, यहाँ पे उलट जाएगी। इसके लिए, ये वाले केस के लिए, अगर मैं स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस करा रहा हूँ, पहले किसका करा रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड लाइट का, रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरफेरेंस कराऊंगा तो क्या होगा देखो, अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले यहाँ तक की कहानी लिख देता हूँ, वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो मुझे ये समझाना होगा कि फेज डिफरेंस, रिफ्लेक्शन होगा तो पहले वो लाइन लिख देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, देखो पहले कहानी लिखते हैं, देखो क्या, इन YDSC we obtain two coherent source फ्रॉम ए सिंगल सोर्स से लाए थे दो, सिंगल सोर्स बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को डिवाइड कर दिया था अपन ने, ठीक है ना। बट यहां क्या होगा, हियर वी डू सेम, बाकी कहानी सेम होगी, सेम बाई डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड,
अब ये डिवीजन कहाँ होता है, रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में, इनटू रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव में डिवीजन होगा एम्पलीट्यूड का। ठीक है, याद हो तो आपको मैंने रस्सी में बताया था ना, ए आर और ए टी का फॉर्मूला लिखा था 11th में, बट अभी तो सब लोग भूल गए आप। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये तो आपको समझ आ जाएगा। मैं बस एक लाइन और लिखता हूँ यहाँ पे क्या, रिफ्लेक्शन वाला, कहाँ गया, चलो मैं लिख ही देता हूँ खुद से। रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, अगर रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम डेंसर मीडियम तो कितना का पाई का फेज चेंज हो जाएगा, फेज चेंज बाई पाई, फेज चेंज बाई पाई। ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम, नो फेज चेंज, नो फेज चेंज। ठीक है, फेज चेंज में कुछ भी नहीं होता, नो फेज चेंज। और ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन या ट्रांसमिट में नो फेज चेंज। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अगर ये जीरो फेज था तो यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ डेंसर मीडियम से, एयर है तो डेंसर मीडियम से पाई आ गया, ट्रांसमिशन में कोई फेज चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ किससे, रेयर मीडियम से, जीरो आ गया, ट्रांसमिशन में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ इधर गया, ट्रांसमिशन में कोई चेंज नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ रेयर मीडियम से। ठीक है, तो कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब मैं जो यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर मैं वो समझाता हूँ कि जो मैं बता रहा था ना, क्या पार्ट डिफरेंस वाली कहानी। ठीक है, पार्ट डिफरेंस वाली कहानी समझाता हूँ, पहले यहाँ तक की कहानी लिख लो आप जल्दी से, वीडियो पॉज करो और लिखो जल्दी से। पार्ट डिफरेंस वाला एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ बच्चों के दिमाग में रह गया होगा। चलो गायब कर दें इसको, गायब गायब। देखो ये वाला डायग्राम मैंने इसलिए समझाया था आपको कि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, हकीकत में मैं नॉर्मल इंसिडेंस की बात करूंगा तो पता नहीं लग पाएगा आपको। ठीक है, ये ऊपर वाला रिफ्लेक्टेड है, नीचे वाला ट्रांसमिटेड है। अब अपन बात करेंगे किसके लिए, कंडीशन फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट पहुंची ना, रिफ्लेक्टेड लाइट को जो स्क्रीन पे गिराया हूं उसके लिए कंडीशन बता रहा हूं क्या होगा। देखो अब आपको पता है रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या हुआ है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या हुआ है, यहां से जो मैंने ये बनाई है लाइट, यहां से लाइट आई थी, एक लाइट जो गई है और यहां से घूम फिर के ये जो लाइट गई, इसका तो फेज पाई हो गया और इसका फेज जीरो रहा। इन दोनों का इनिशियल फेज डिफरेंस आ गया ना पाई, इनिशियल फेज डिफरेंस पाई आ गया। तो इनिशियल फेज डिफरेंस पाई होने के कारण क्या होगा, ये जो लाइट है ये इसका थिकनेस अपन ने टी मान लिया, और अब अपन यहां मानते हैं क्या, नियर नॉर्मल इंसिडेंस। नियर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है, लाइट जो है पैरेक्शल होगी और इस टाइप से लाइट आ रही है। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, ये वाली जो लाइट गई ना यहां से यहां, और फिर ये जो लाइट आई है, ये एक्स्ट्रा पाथ चली गई, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, ये वाली लाइट जा रही है एज इट इज, ये वाली लाइट जा रही है, ये वाला पाथ एक्स्ट्रा हुआ गया, ये वाला पाथ एक्स्ट्रा हुआ गया। तो अगर नियर नॉर्मल इंसिडेंस की बात करूं तो ये पाथ जाने का और आने का 2 बार एक्स्ट्रा हो गया क्या। और अगर इसको मैं, ये मीडियम में चली ये वाली लाइट और फिर लाइट यहां निकलेगी ऐसे। ठीक है, अब ये 2 लाइट यहां पता नहीं लग पा रही, 2 लाइट निकलेगी, एक तो ये वाली और बाद वाली ऐसे भी। तो इन दोनों को जब मैं स्क्रीन पे लूंगा तो क्या होने वाला है, ये जो एक लाइट है ये जो नीचे मीडियम में जाके आई है वो कितना आगे चली, वो कितना ज्यादा चली, टी ज्यादा चली, टी तो मीडियम में ज्यादा चली, तो उसका ऑप्टिकल पाथ निकालूंगा तो 2 म्यूटी हो गया क्या, तो 2 म्यूटी बरोबर, अगर मैं लिखता हूं 2n+1 λ/2, तो ये होता है अपना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन बदल गई है, क्यों अभी बता रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, ठीक है। और 2 म्यू टी बरोबर एन लेमडा लिखता हूं तो ये हो गया अपना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा क्यों हो रहा है देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां इनिशियल फेज पाई है बेटा, इन दोनों में इनिशियल फेज क्या आ गया, पाई। एक्सप्लेन करूं अगर मैं, तो जो मैंने फेज डिफरेंस आपको पहले समझा रखा है, डेल्टा थीटा माइनस के डेल्टा एक्स, तो ये वाली टर्म मैंने बोला मैक्सिमा के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमा के लिए फाई 0 होना चाहिए, फाई 0 होना चाहिए, बट ये वाली टर्म पाई आ चुकी है ना ऑलरेडी, ठीक है, ये वाली टर्म ऑलरेडी पाई आ चुकी है, तो ये जो के डेल्टा एक्स है बेटा, इसको भी पाई होना पड़ेगा क्या, इसको पाई होना होगा क्या, तो कंडीशन सारी बदल गई क्या, उलट पलट हो गई क्या। अगर मुझे मिनिमा चाहिए, मिनिमा पे 0 हो गया क्या, ठीक है। पहले वाला जब अपन ने जो पहले पढ़ा था वहां अपन ने सेम इनिशियल फेज माने थे, बट यहाँ सेम इनिशियल फेज नहीं है, सेम इनिशियल फेज नहीं होके पाई का इनिशियल फेज ऑलरेडी आ गया, पाई का इनिशियल फेज ऑलरेडी आ गया ना, तो ये कंडीशन बदल गई है, क्लियर है, ठीक है। अगर ये डेल्टा थीटा 0 होता तो इसके 0 होने पे 0 हो जाता, के डेल्टा एक्स 0 तो ये भी, डेल्टा एक्स 0 तो ये भी 0 हो जाता, पर डेल्टा एक्स 0 तो फाई 0 तो मैक्सिमा बन जाता, ठीक है। बट ये पाई होने पे क्या हुआ, डेल्टा थीटा पाई होने पे क्या हुआ, डेल्टा एक्स 0 हुआ ना, तो फाई का वैल्यू पाई आ रहा है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मिनिमम बनेगा, क्लियर। इसलिए सारी कहानी पलट गई है। तो ये तो मैंने कंडीशन लिखी किसके लिए, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, ऐसी कंडीशन लिख रहा हूं किसके लिए, ट्रांसमिटेड लाइट के लिए भी। तो नेक्स्ट लिखता हूं, देखो कंडीशन फॉर ट्रांसमिट लाइट, कंडीशन फॉर ट्रांसमिट लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट। तो ट्रांसमिटेड लाइट में तो कोई लोचा ही नहीं है, ट्रांसमिटेड लाइट में तो क्या हुआ था बेटा, जो भी यहां लाइट आई थी, यहां से लाइट आई, गई गई गई, इधर ट्रांसमिट हुई, फिर इधर आई, उधर आई, अभी ये 0 0 फेज हुआ गया, तो एज इट इज सेम रह जाएगा, दोनों का इनिशियल फेज सेम आ गया आपस, इन दोनों का तो इनिशियल फेज सेम है ना, स्क्रीन पे लूंगा तो 2 म्यू टी इक्वल टू एन लेमडा लिखूंगा तो ये तो कंस्ट्रक्टिव हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। और अगर मैं 2 म्यू टी को 2n+1 लेमडा बाई 2 लिखूंगा तो ये डिस्ट्रक्टिव हो गया, ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने ये माना है बेटा, ये इधर दोनों साइड में, इधर भी एयर होगी और इधर भी एयर होगी, हो सकता है क्वेश्चन में अगर दोनों साइड एयर एयर ना हो तो वापस कंडीशन बदल जाए, इसलिए रटने से वापस से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब अपन क्या आपने थिन फिल्म देखी भी होगी, जैसे मान लो रोड पे देखते हो ना, रोड पे ऑयल वगैरह गिर जाता है तो लाइट गिरती है तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है अलग ही कलर का, ठीक है, तो वो जो वाली वेवलेंथ का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वो आपको दिख जाती है, ठीक है, आपने देखी होगी। अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे इससे रिलेटेड, पहले यहां तक की कहानी लिख लो जल्दी से, यहां तक की कहानी लिख लो बेटा, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। और यहां एक आधा और लाइन लिखता हूं मैं, this can be easily explained, this can be easily explained this can be easily explained by energy conservation. अब एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। जब इसका मैक्सिमा होगा, इसका जब कंस्ट्रक्टिव होगा, इसका कंस्ट्रक्टिव होगा ना, इसका ये वाली कंडीशन पे इसका कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो ये वाली कंडीशन पे इसका क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव। मतलब जब रिफ्लेक्टेड का मैक्सिमम बनेगा ना तो ट्रांसमिट का क्या होगा, मिनिमम बनेगा, और ट्रांसमिट का मैक्सिमम बनेगा तो उधर का मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना, एक का मैक्सिमा एक का मिनिमा पलट जाएगा, ठीक है। मीन्स व्हेन intensity is maximum in reflected light, it has to be minimum in ट्रांसमिट लाइट, ठीक है, ट्रांसमिट लाइट में मिनिमम होगी, नोट कर लो।
क्लियर है यहाँ तक की कहानी? नोट कर लो जल्दी से। चलो अब एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इसका, फिर लेक्चर खत्म करेंगे आज। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आप लोग। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका। मैं वापस बोल रहा हूँ बेटा, ये जो कंडीशन मैंने लिखी है इसको रटना नहीं है बिल्कुल भी। इसको रट लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा वापस से, क्योंकि अगर दोनों साइड का मीडियम चेंज हो गया तो बदल जाएगी कहानी। फिर फेयर डिफरेंस डिपेंड करेगा ना, मैंने 0 पाई जो लिखा था वो अलग हो जाएगा। फिर क्वेश्चन, अच्छा मैंने 2 म्यू टी इसलिए लिख दिया डायरेक्ट, सुनना ध्यान से। नॉर्मल इंसिडेंस है ना, अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो अपन ने क्या लिखा, पाथ डिफरेंस जो है ना, पाथ डिफरेंस अपन ने 2 म्यू टी लिख दिया, ठीक है। अगर नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब समझ रहे हो, परपेंडिकुलर आ रही है लाइट, ठीक है, ये ऐसी लाइट आ गई। अगर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होता, आई 0 नहीं होता, पैरेक्शियल, या मैं लिख देता हूं नॉट नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, नॉट नॉर्मल इंसिडेंस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लिखता, देखो मैं डेल्टा एक्स को, सुन लेना ध्यान से, डेरिवेशन पे नहीं जाना, जिसको करना है खुद से करके देखना। पहले यहां से लाइट आई, अलग कलर से बनाते हैं, यहां से लाइट आ गई। अब ये लाइट क्या होगी बेटा, इधर जाएगी पहले तो, ठीक है, इधर जाएगी, और यहां पे ये वाला जो एंगल है रिफ्लेक्ट भी होगी, और फिर वापस निकल के आएगी इधर, और फिर इधर, और यहाँ स्क्रीन पे लगाएंगे। तो यहाँ जो पार्ट डिफरेंस लिखना है ना, फिर आपको, अपन ने यहाँ तो 2 म्यू टी को लिखा बराबर बराबर, अब यहाँ 2 म्यू टी नहीं है, ये वाली लाइट ज़्यादा चली है, ये वाली लाइट ज़्यादा चली है, और ये वाली लाइट का यहाँ पे पूरा सब कुछ बनाना पड़ेगा, लाइट ज़्यादा चली, और डेरिवेशन करोगे ना आप, तो ये आएगा कितना, 2 म्यू टी कॉस आर। आर कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल आर है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल आर है, ठीक है। और यही सारे एंगल जो है, यही वाला एंगल, ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा क्या, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कोई डेरिवेशन में मैंने नहीं बताया, ठीक है। 2 म्यू टी कॉस आर, ठीक है। टी कौन सा, ये वाली थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये वाली थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, या एन लिख दो, म्यू, ठीक है ना। यहां से यहाँ टी है, ये ज्यादा चली, ये ज्यादा चली, और ये वाली एक्स्ट्रा, तो इन तीनों का क्लियर कट करोगे, सोल्व करोगे डेरिवेशन, तो 2 म्यू टी कॉस आर आता है। कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट याद रख लेना है बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, एक पानी की फिल्म है यहाँ पे, वो एक वाटर फिल्म बना दी है, ये छोटी सी वाटर फिल्म बना दी, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सबको पता होगा, पानी का फिल्म आ गया, और पानी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 लिखते हैं अपन, एंड फिल्म का थिकनेस जो दिया है डी या टी जो दिया है वो 320 नैनोमीटर दिया है, ठीक है। और ये हवा में लटकी गई है, ऊपर भी एयर मान लो, नीचे भी एयर मान लो, और यहां से एक लाइट आ रही है, वाइट लाइट, और नॉर्मल इंसिडेंस कंसीडर कर लेना है। ये है अपने पास क्या, यहां से जो वाइट लाइट गिर रही है, वाइट लाइट, और उसका वेवलेंथ है कहां से कहां तक, 430 से लगा के 690 नैनोमीटर तक, ये उसका वेवलेंथ है। परपेंडिकुलर इंसिडेंस मान लेना है, या नॉर्मल इंसिडेंस मान लेना है, नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। क्या पता करना है देखो अब आपको, एट व्हाट वेवलेंथ, एट व्हाट वेवलेंथ, एट व्हाट वेवलेंथ लैम्डा इज द लाइट reflected by the film brightest to an observer,
कोई ऊपर से देख रहा है ना, तो क्या होगा, कौन सा वेवलेंथ जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको ब्राइटेस्ट मिलेगा। ब्राइटेस्ट का मतलब मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से लाइट इधर 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 गई होगी ये, तो वापस वही मैक्सिमा चाहिए, तो मैक्सिमम में क्या कर दोगे, 2 म्यू टी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। ध्यान रखना फॉर मैक्सिमा या फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बेटा। बाकी सारी कहानी आपको दी गई है, लैम्डा पता कर लो यहाँ से। 2 म्यू की जगह कितना पुट कर दिया, 4/3। थिकनेस कितना दिया है, 320 नैनोमीटर मतलब -9, 2n+1 लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से लैम्डा निकल गया है मेरे पास, क्या, सॉरी लैम्डा बाई 2। यहाँ से लैम्डा क्या निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू जो है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा कुछ भी, चलो लिखते हैं लैम्डा का वैल्यू ऐसे डिवाइड में करके, 2 × 2 4 16, 16/3, 320 × 10⁻⁹ अपॉन 2n+1। अब n का वैल्यू अलग अलग रखते जाओ, वैल्यू निकालते जाओ, ठीक है। और जो फाइनल आंसर आपका आ रहा होगा किस रीजन में, ऊपर विजिबल वाले रीजन में, वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करें जरा, एक सेकंड में डिवाइड करता हूँ जरा, क्या आ रहा है ये डिवाइडेशन पे। 16 × 320 डिवाइड 3, 1706 नैनोमीटर, 1706 अपॉन 2n+1 नैनोमीटर, ठीक है ना, 10⁻⁹ उधर ले लिया। तो पहला अगर लिखूँ 1 का डिवाइड करूँगा तो 1 वाला तो गायब हो जाएगा। यहाँ से मैं लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज निकाल रहा हूँ, तो यहाँ लैम्डा जो आएगा ना, सबसे पहला वैल्यू है 1 का 0 पुट कौन, तो 1706 नैनोमीटर आ गया, ठीक है। n का वैल्यू 0 पुट किया तो, और इसके बाद अगर देखूँ, अगर n का वैल्यू 1 पुट करता हूँ, n का वैल्यू अगर 1 पुट करूँ तो डिवाइड बाई 3 होगा, तो ये 568 आ जाएगा। 568 उसी रेंज में आ रहा है क्या, देखो जरा, 568 नैनोमीटर। और फिर n का वैल्यू अगर 2 रखता हूँ, सॉरी 2 रखूँगा, n का वैल्यू तो 5 बनेगा, तो आ रहा है 341 नैनोमीटर, ठीक है। अब आगे रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाला गायब हो गया, ये वाला गायब हो गया, ये अपना आंसर आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 568 नैनोमीटर। तो 568 नैनोमीटर वाली जो लाइट है वो ब्राइटेस्ट लग रही होगी, ठीक है, क्योंकि 568 जो है ना, 568 नैनोमीटर वो इस रेंज में आ रहा है। देखो ये तो, ये वाला पहला रेंज उससे आगे जा रहा है, ये वाला इससे कम हो गया, बीच में एक ही आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा भी आंसर हो, एक से ज़्यादा, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से अपना ये आंसर आ गया, क्लियर है। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों। थिन फिल्म इंटरफेरेंस, तो कुल मिला के YDSC इंटरफेरेंस की कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर से अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। खत्म करते हैं लेक्चर, थैंक यू।